चैप्टर नंबर 1 है आपका क्लास 9 से, और इसमें है क्या, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो फिजिक्स है ही, नाम ही इसी चीज़ का है। तो मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है, और प्रोसेस किस चीज़ का है, कंपैरिजन का प्रोसेस है। जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जो हम कंपेयर कर रहे हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी को, तो यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी क्या होती है, ये यूनिट होती है जिसको हम लोग चूज करते हैं। तो ये यूनिट क्या है, यूनिट वो क्वांटिटी है ये जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है। कांस्टेंट मतलब जो कि चेंज नहीं होगी, जो कि वेरी नहीं होगी, ठीक है। इसी को हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज। अदर क्वांटिटीज मतलब जो हमको गिवन फिजिकल क्वांटिटी थी उसको मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे यूनिट का। अब ये एसआई सिस्टम क्या है, तो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, एब्रिविएटेड एज एसआई, और ये मॉडर्न फॉर्म है मैट्रिक सिस्टम का, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजरमेंट में, ठीक है। जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो इसका कॉमनली यूज़ करते हैं। मेनली 3 चीज़ का मेजरमेंट हम लोग ज़्यादा करते हैं। वो आपका कौन कौन सा है, एक तो लेंथ है, दूसरा मास है, और तीसरा टाइम है। तो आपने कई बार सुना होगा एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस, तो इस पर भी अभी आते हैं। और ये जो है ना 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट का बना हुआ है, और उसी से बाकी सारे के सारे कैसे हैं, एब्रीविएट और डिराइव्ड हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मीटर क्या है। मीटर की डेफिनेशन है कि मीटर डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स। 2 मार्क किसके ऊपर लगा हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम रॉड के ऊपर लगा हुआ है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवरेस नियर पेरिस, इस जगह पे रखा हुआ है। तो 2 मार्क बनाए हुए हैं, उन 2 मार्क का जो लेंथ है उसको 1 मीटर माना गया है। फिर किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम को डिफाइन किया जा रहा है कैसे, ये मास है सिलिंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का मास है, जो कि कीप किया गया है, कहां पे रखा गया है, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवरेस नियर पेरिस, यानी दोनों एक ही जगह पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी जो है सिलिंड्रिकल पीस रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का, उसका जो मास है उसको हम लोग 1 kg मानते हैं, और वो स्टैंडर्ड। और फिर है आपका सेकेंड, जो सेकेंड क्या है, मीन सोलर डे, यानी कि अर्थ को पूरा एक अपने एक्सिस पे रोटेट करने में जितना टाइम लगता है उसका 1/8,000 ये 86,400 पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। अब ये जो एमकेएस सिस्टम है ना, इसी की बात कर रहे थे हम लोग मैट्रिक सिस्टम की। ये एमकेएस मैट्रिक सिस्टम है जिसमें लेंथ को हम लोग मीटर में नापेंगे, वेट को हम लोग किलोग्राम में नापेंगे यानी मास को, और हम लोग टाइम को किस में नापेंगे, सेकेंड में नापेंगे। फिर ये जो एफपीएस सिस्टम है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम है। तो एफपीएस में इसको हम लोग फुट में नापेंगे, और जो वेट होगा उसको पाउंड में नापेंगे, और जो हम लोगों का टाइम होगा उसको हम लोग किस में नापेंगे, सेकेंड में। वहीं फ्रेंच सिस्टम की बात करें तो डिस्टेंस को, लेंथ को सेंटीमीटर में, और फिर उसके बाद मास को ग्राम में, और टाइम को हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे हम लोग सेकेंड में। देखो बाकी सारी चीजें वेरी कर रही हैं, लेकिन देखो टाइम को तीनों ही सिस्टम में, चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, टाइम को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो मेजरमेंट में हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, और साथ में हम लोगों ने एक यूनिट लिया हुआ है। अगर हम लोग लेंथ नाप रहे हैं तो या मीटर लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, किलोमीटर लेंगे, या फिर अगर हम लोग जो है कि मास नाप रहे हैं तो किलोग्राम लेंगे, ग्राम लेंगे। तो इस तरीके से जो है जो रिजल्ट आएगा मेजरमेंट का, वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग मेजर किए हैं उसका रिजल्ट कैसा आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो मान लो कि यूनिट हम लोगों ने क्या लिया है, मीटर लिया है, और जो कपड़ा लिया है वो कितना है, 5 मीटर है। तो 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, क्योंकि जो हमने यूनिट लिया है उसका 5 टाइम्स है। ये क्या दिखाता है कि मीटर जो हमने लिया है उसका 5 टाइम्स है हमारा वो लेंथ, तो ये जो 5 मीटर हो गया। अगर यहीं पे हम लोग केजी ले लेते यूनिट, तो अगर कोई चीज़ अगर हम लोग 10 टाइम्स मतलब केजी को, वो जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने केजी से नापा और वो कितनी बार आई, 10 बार आई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम लोग यूनिट को लिखते हैं।
फिर उसके बाद है कि देखो जो यूनिट हम लोग चूज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इजीली डिफाइन हो जाए कि भाई किस चीज से नाप रहे हो। जैसे स्केल है, इजीली डिफाइंड है ना। अगर हथेली है, पाम है, अगर इससे नाप रहे हो तो ये इजीली डिफाइंड नहीं है ना, कि इसमें कभी ज्यादा स्ट्रेच हुआ, कभी कम स्ट्रेच हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है यूनिट को चूज करने के कि यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, एक कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने मीटर को देखा था कि प्लेटिनम इरिडियम के रॉड पे 2 निशान लगा दिए गए थे और वो दोनों निशान उसके ऊपर के जो थे वो 1 मीटर को दिखाते थे। तो इस तरीके का एक कन्वीनियंट साइज का, एक अच्छा साइज का, सही साइज का क्या होना चाहिए हम लोगों के पास, वो जो है कि यूनिट होना चाहिए। ऐसा ना हो टेढ़ा मेढ़ा हो या किसी तरह से जिगजैग हो या फिर उसका इरेगुलर शेप हो। तो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन विदाउट एम्बिग्विटी, मतलब आप उसको डिफाइन कर सको। जैसे मीटर को डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा हुआ है, 2 मार्क के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो इस तरीके से ना वो बिना एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि अनिश्चितता वगैरह ना हो उसके अंदर, बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर वो डिफाइन हो सके। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही हो, जैसे कि दुकान वगैरह पे हर जगह पे क्या वो यूज करते हैं लोग, बटखरा यूज करते हैं सामान को तौलने के लिए। तो ऐसा ना हो कि वो बटखरा एक ही जगह पे हो, अब भाई किसी को भी तौलवाना जाना होगा तो वहां जाना होगा। वो जो यूनिट हो ना वो बार बार रिप्रोड्यूसिबल हो, ऐसा यूनिट चूज करना होगा। और सबसे लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिट है ना आपने चूज किया है वो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो है वैल्यू चेंज ना हो स्पेस के साथ, टाइम के साथ। मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाए, मौसम में बदल जाए, या फिर हम इक्वेटर से दूर चले जाएं तो कुछ और हो जाए, पोलर रीजन में कुछ और हो जाए। तो ऐसा भी उसका यूनिट नहीं होना चाहिए। टाइम और प्लेस के साथ वो चेंज, स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जो यूनिट्स हैं हमारे 2 तरीके के हैं। एक तो हमारा फंडामेंटल है जो कि बेसिक यूनिट है, और कुछ यूनिट कैसे हैं, फंडामेंटल से ही डिराइव किए गए हैं, यानी फंडामेंटल से लिए गए हैं। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बिल्कुल आजाद होते हैं। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके फंडामेंटल यूनिट के अंदर आते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, या फिर जो है कि इनको बदला नहीं जा सकता है और साथ ही साथ दूसरे के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बेसिक है। फिर इसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर है, उसके साथ करंट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह है। तो ये कैसे यूनिट्स हैं, फंडामेंटल। अब फंडामेंटल यूनिट से ही जो है डिराइव यूनिट लिए गए हैं, और ये जो डिराइव्ड यूनिट हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। और इन डिराइव्ड यूनिट को हम लोग फंडामेंटल के ही फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हमको कहीं पे वॉल्यूम नापना है, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हम लोगों को अगर रूम का नापना है और रूम हमारा कैसा है, क्यूबोइडिकल शेप में है, तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, ब्रेड्थ लेंगे और हाइट लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में आया, क्या, मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा मीटर क्यूब आया, ये मीटर क्यूब कैसा है, डिराइव्ड यूनिट है। और बेसिकली कहां से निकल के आया, फंडामेंटल यूनिट से आया। देखो फंडामेंटल यूनिट से आया, तीनों तरफ से हमने इसको नापा और फिर मल्टीप्लाई करके क्या निकाला, ये जो यूनिट आई हमारी, ये यूनिट हमारी डिराइव्ड यूनिट आई। फिर इसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारे जो है कि मैट्रिक और नॉन मैट्रिक हैं। तो ये मैट्रिक है यानी 10 के फॉर्म में है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पे पावर -2 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है 10 पे पावर -3 मीटर के, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 पे पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर -9 मीटर। ये सारी चीजें दी हुई हैं आपकी बुक में। हम लोग एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मल्टीपल यूनिट यानी कि बिगर यूनिट कौन कौन से हैं, देखो बड़े, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 का क्यूब मीटर यानी 10 पे पावर 3 मीटर, 1000 मीटर। नॉन मैट्रिक, अब नॉन मैट्रिक में है, देखो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.496 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर के इक्वल होता है 1, और उसी के साथ लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.46 इंटू 10 पे पावर 12 मीटर के, और एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। फिर स्मॉलर यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो ये एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पे पावर
10 मीटर होता है, और फर्मी इज इक्वल टू 10 पे पावर -15 मीटर। तो ऐसे ही अभी और भी हम लोग सब यूनिट्स वगैरह देखेंगे, किलोग्राम के भी, और जो है इसके बाद ये आपका मास के लिए भी देखना है और टाइम के लिए भी देखना है, तो फर्दर देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका मास के लिए। तो मास के लिए देखो सब यूनिट किलोग्राम के लिए कौन कौन से हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -3 kg, और मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -6 kg। फिर मल्टीपल यूनिट देखते हैं, तो मल्टीपल यानी बिगर यूनिट, तो 1 क्विंटल जो है 10 पे पावर 2 kg के इक्वल है, और मैट्रिक टन इज इक्वल टू 10 पे पावर 3 kg। नॉन मैट्रिक में एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि एटम के मास को जो है नापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg के। लार्जर यूनिट में 1 सोलर मास यानी मास ऑफ द सन को लेते हैं हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर 30 kg। कॉमन यूनिट क्या है टाइम के लिए, तो ये कॉमनली हम लोग बहुत सारा कुछ तो पहले से जानते हैं कि 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के इक्वल होता है, 1 आवर 3600 सेकेंड के, और एक दिन जो होता है वो है 86,400 सेकेंड के इक्वल। 1 मंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डे के इक्वल है, वरना तो आपको पता ही है 30, 31 और फरवरी 28 का होता है। एक लूनर मंथ जो लिया जाता है, जो चांद के हिसाब से लिया जाता है, 27.3 डेज का है, और 1 ईयर 365 डेज का होता है। और जो लीप ईयर होता है यानी कि ऐसा ईयर जो कि ऐसा मतलब जो कि 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, है ना, तो उसमें होता क्या है कि फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक दिन इसमें बढ़ जाता है। और डिकेड किसको कहते हैं, 10 साल को कहते हैं। सेंचुरी मतलब कि 100 साल, और उसके बाद मिलेनियम किसको कहते हैं, 1000 ईयर्स को कहते हैं। अब देखो जब हम लोग कोई यूनिट लिख रहे होते हैं ना, तो यूनिट जो है बहुत सारे तो ऐसा, जैसे फंडामेंटल वाले हम लोगों ने लिए, फंडामेंटल के अलावा बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट वगैरह के नाम वगैरह पे होते हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है, सिंबल जो होगा यूनिट के लिए, जो कि साइंटिस्ट के नाम के बाद नहीं लिखा हुआ है, वो हमेशा किस में होगा, लोअर केस में होगा। किस में होगा, लोअर केस में होगा, ठीक है, लोअर लेटर के साथ लिखेंगे हम लोग उसको। जो सिंबल्स या फिर जिसको कह सकते हो जो यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम के बाद होंगे, तो उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे PA, ये किसके लिए यूज होता है, पास्कल के लिए यूज होता है। जैसे जूल के लिए हम लोग J का यूज करते हैं, तो पहला लेटर कैसा होगा, उसका कैपिटल होगा। फिर पूरा नाम अगर यूनिट का हमको लिखना है, और इवन वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद भी रखी हुई है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा लोअर केस में रखेंगे। यानी कि ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा अगर हमको पूरा फुल नेम लिखना है उसका। तो डेफिनेशन में यूज किया जाता है वो अलग बात है, लेकिन अगर हम इसको फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं यूनिट को, तो हम कैसे लिखेंगे, पूरा लिखना है तो हम इसको लोअर केस में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद एक कंपाउंड यूनिट जो फॉर्म हो रही हो, मल्टीप्लाई करने से, 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट को मल्टीप्लाई करने से निकल रही हो, उसको कैसे लिखा जाता है, बीच में या तो डॉट दे दिया जाता है, या तो क्रॉस दे दिया जाता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप बीच में थोड़ा सा स्पेस देके भी लिख सकते हो। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डॉट देके लिखेंगे, या फिर मल्टीप्लाई का साइन देके लिखेंगे, या फिर बीच में स्पेस देके हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और जो निगेटिव पावर है उसका भी यूज किया जाता है कंपाउंड यूनिट्स के लिए, वो कंपाउंड यूनिट जो फॉर्म होते हैं डिवाइड करने पे। अब देखो यहाँ पे मीटर और सेकंड ऊपर नीचे है, तो मीटर पर सेकंड लिखते हैं हम लोग। तो अगर हमको साथ में लिखना है तो मीटर पर सेकंड को, तो सेकंड को ऊपर लिखना है तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पावर -1 लगाएंगे। ये हम लोग इस तरीके से निगेटिव पावर लगा के उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे देखो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसमें सबसे कॉमन है हमारा मीटर स्केल, है ना, जो कि हम अपने बस्ते में भर के लेके जाते हैं हमेशा। और इसके बाद है वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर के अलावा स्क्रू गॉज है। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीटर स्केल की। तो मीटर स्केल से आप कैसे जो है कि नापते हो, देखो इस तरह का कुछ आपका जो है मीटर स्केल रहता है। यहाँ पे आपका 0 मार्क रहेगा, फिर ये थोड़ा बड़ा रहता है, फिर ये यहाँ पे
1 रहता है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका मीटर स्केल रहता है। तो अगर कोई लेंथ आपको नापनी हो, अगर कोई लेंथ आपको नापनी हो तो आप क्या करोगे, स्केल को उसके करीब रखोगे, ठीक है, बिल्कुल इसको इसके साथ प्लेस करके एकदम बिल्कुल नज़दीक रखोगे। 0 मार्क जो है यहाँ पे लिख रहा है कि कॉन्साइड करना चाहिए विद द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट का एंड है उसके साथ 0 मार्क यहाँ पे कॉन्साइड करना चाहिए। और दूसरा वाला हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, उससे हम लोग अपना लेंथ नाप लेंगे। रीडिंग मार्किंग ऑन स्केल एट द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन गिव्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि यही बात कह रहा है कि दूसरे एंड पे जहाँ पे वो टच करेगा तो वो हम लोगों को क्या देगा, वो हम लोगों को एक्चुअल लेंथ देने वाला है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है। अब इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन भी हैं, ऐसा नहीं कि मीटर ये स्केल बिल्कुल एक्यूरेट होता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि स्केल थिक काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, कोई वियर टियर होती है उसमें। तो देखो अगर 0 मार्क ना, खासतौर से ये जो 0 मार्क है, अगर यहाँ पे कुछ टूटा फूटा है, वियर और टियर है, तो आप जो है कोई दूसरा ले लें। यानी कि हम स्केल को यहाँ से उठा के ये 1 से हम यहाँ पे गिनती शुरू करें, ठीक है, 1 से हम मेजरमेंट शुरू करें, तो हम लोग कोई दूसरा ग्रेजुएशन वगैरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी आंखें हैं वो आंखें सॉरी, वो आंखें कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर वर्टिकली आप देखोगे। अगर आप देख रहे हो मेजरमेंट कर रहे हो तो आप बिल्कुल वर्टिकली आप उसको देखोगे कि स्केल की थिकनेस वगैरह की वजह से दो दिक्कत वगैरह आती है, जो आपका इधर उधर स्लाइटली आप अगर स्लैंटिंग देखोगे तो हो सकता है कि जो ये 0.1 सेंटीमीटर का इधर उधर ये 1 mm तक का एक्यूरेट रिजल्ट देती है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत महसूस हो या फिर आपका रिजल्ट गलत आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल वर्टिकल देखना है ऊपर से, ठीक है। और ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये जो है ना, ये इसकी एक लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर तक ही सिर्फ ये मेजर कर सकता है। तो इसी के लिए हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर को, जो अभी हम आगे देखेंगे। वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जिसको कि पेरी वर्नियर ने डिस्कवर किया था। और ये जो वर्नियर कैलिपर है, इससे हम लोग स्मॉलर डिस्टेंस को बहुत ही मतलब स्मॉलर डिस्टेंस यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कह सकते हो आप 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक का। इसका प्रिंसिपल, इसका जो सिद्धांत है वो 2 स्केल पे है, एक आपका मेन स्केल होगा और एक वर्नियर स्केल होगी। ये वर्नियर स्केल मूवेबल है और ये मेन स्केल आपका फिक्स रहेगा। इसके बाद इसमें जो लीस्ट काउंट है, यानी कि मतलब मिनिमम कितना इसका लिस्ट काउंट है, कितना आप इससे मेजर कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ 1 स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन भी कर सकते हो, और या फिर वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल देखो, ये तो एक रफ डायग्राम है, इसके साथ में आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जो समझाया हुआ है वो मैं समझा दूंगा, वरना एग्जैक्ट में ऐसा नहीं दिखता है। मैं इसके बाद दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। यूज़ कैसे करेंगे, जो जॉस है वर्नियर के जब एक दूसरे को टच करें तो 0 जो है इसका, ये 0 वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल वाले 0 के साथ क्या करना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए। कई बार नहीं करता तो क्या दिक्कतें आती हैं हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर के बीच में जो है ना, इसमें ये वर्नियर स्केल नहीं, वर्नियर के बीच में ये जॉज है, ये देखो रॉड है जो मेरे को मेजर करना है, तो इधर से लेके इधर के बीच में, इसके बीच में मैंने इसको पुट कर दिया। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, टोटल रीडिंग से निकलेगा। टोटल रीडिंग कैसे निकलेगी, टोटल रीडिंग में आपको मेन स्केल की भी रीडिंग निकालनी पड़ेगी और साथ में मेन स्केल के साथ साथ वर्नियर की भी रीडिंग आपको निकालनी पड़ेगी, मेन स्केल और वर्नियर के बीच की रीडिंग। और वर्नियर की रीडिंग निकालने के लिए P इंटू लीस्ट काउंट होता है। और P क्या होता है, P वो डिवीजन होता है जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ बिल्कुल मैचअप करेगा, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर आएगा, उसके साथ मैच करेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया हुआ है, इस रॉड की मुझे लेंथ नापनी है, देखो 0 है, फिर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके बाद देखो ये 1.1 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन देखो ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे
मतलब ये 1.2 के बाद ये 1.3 है, ठीक है, ये 1.3 है और ये 1.2 है। अब इसके बीच में इतना गैप रह गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करेक्ट रीडिंग निकालनी है, तो देखो यही रीडिंग जो है आपका मेन स्केल से नहीं हो सकती थी। मेन स्केल 1 mm तक का देगा, लेकिन यहाँ पे 1 mm के बीच में आ रहा, 1.2 से 1.3 के बीच में आ रहा है। तो अगर हमको इसकी लेंथ निकालनी है रॉड की, ठीक, तो रॉड की जो लेंथ होगी उसका मेजरमेंट हम लोग 1.2 लिखेंगे, दिख रहा है, 1.2 लिखेंगे, 1.2 मेन स्केल, और साथ में ये जो ए बी वाला पोर्शन है ये इतना डिस्टेंस ये और ऐड होगा ना इसकी लेंथ में, प्लस ए बी। ये तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 1.2 और 1.2 के साथ क्या है, 1.3 के बीच में क्या है, ये गैप है। तो ये गैप जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 1.2 के बाद ये गैप ऐड करोगे तब जाके आपको एक्चुअल लेंथ मिलेगी। किसकी? आपको रॉड की एक्चुअल लेंथ मिलेगी। तो हमको ए बी का लेंथ निकालना होगा, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्नियर रीडिंग है भाई ए बी। तो वर्नियर रीडिंग के लिए हमको क्या चाहिए, पहले लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस रीड करता है मेन स्केल, तो 0.1, और इसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, देखो 0 से शुरू किया 10 पे एंड किया, 10 डिवीजन है इसके ऊपर, यानी 10 से डिवाइड किया, यानी 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। तो ए बी की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए बी की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 1.2 प्लस वर्नियर रीडिंग के लिए, देखो डायरेक्टली इसके लिए जो वर्नियर रीडिंग है ना, यहाँ पे वर्नियर रीडिंग के लिए P इंटू लीस्ट काउंट लिख देते हैं, P इंटू लीस्ट काउंट। अब ये जो P इंटू लीस्ट काउंट हमने लिख के रखा है, कौन सा डिवीजन इसके साथ मैच कर रहा, देखो ये बगल बगल में आ रहा, ये भी थोड़ा सा उससे हटके है, ये तीसरा वाला भी हटके है, लेकिन 4th डिवीजन बिल्कुल ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है। तो हम यहाँ पे प्लस 4 इंटू 0.01 कर देंगे, यानी 1.2 प्लस 0.04 हो जाएगा, यानी एक्चुअल रीडिंग कितनी आ जाएगी, 1.24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग मेजर करेंगे। ये आपका है वर्नियर स्केल। अब ये देखो, ये वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल है, वर्नियर स्केल है और साथ में मेन स्केल भी है। मेन स्केल तो समझ में आ रहा होगा, ये जो 3 लिखा है मैंने 2 लिखा है, 0 से शुरू हो रहा है, ये बड़ा वाला स्केल। और यहाँ पे देखो यार, मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये मत समझना, यहाँ पे ऐसा है ना कि मैं पूरा कितना बनाता जाऊँगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रेक करके ऐसे 10 तक बना दिया है कि इतना लंबा ये स्केल है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके जो आउटसाइड जॉज हैं, ये देखो इनके बीच में ऑब्जेक्ट फंस जाता है, और ये जो है कि लेंथ ऑफ रॉड वगैरह है या कोई स्फेरिकल बॉल वगैरह है, उसके डायमीटर को नापने के लिए यहाँ पे होता है। ये वाला क्या होता है, ये वाला सिलेंडर के डायमीटर को नापने के लिए काम आता है, कि जैसे देखो अगर इस तरह का सिलेंडर रहेगा तो ये सिलेंडर के डायमीटर को नापने में के काम में आता है। फिर ये यहाँ पे स्ट्रिप दी हुई है ना, ये स्ट्रिप दिख रहा है, ये स्ट्रिप जो है ये डेप्थ ऑफ बीकर वगैरह के को नापने में ये काम आती है। फिर इसके बाद जो मेन स्केल है, मेन स्केल का काम तो आप जानते ही हो, ये 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm तक नापती है। और ये वर्नियर स्केल क्या है, ये वर्नियर स्केल की काउंटिंग 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 mm तक इसका लीस्ट काउंट होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो देखो हमेशा ऐसा नहीं है, हम लोग जब शुरू में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कि इसके दोनों जॉज हैं, दोनों जॉज को अगर हम मिलाएं तो इसका जो मेन स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल के 0 के साथ क्या करना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई वियर टियर हो गया और ऐसे केस में अगर ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये जो तुम्हारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये 0 जो वर्नियर स्केल का है वो किस साइड में है, राइट साइड में है। किस साइड में है, राइट साइड में है। और इसका कौन सा डिवीजन इसके साथ मैचअप कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6th डिवीजन मैचअप कर रहा है। तो 6 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे, यानी वही P इंटू लीस्ट काउंट, P इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे, और ये रहेगा आपका 0 एरर। और ये 0 एरर कैसा रहेगा, पॉजिटिव 0 एरर रहेगा। अगर 0 मेरा वर्नियर स्केल का राइट साइड में आता है
तो वो कैसा एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर होगा, यानी इसका 6th डिवीजन है और लिस्ट काउंट 0.01 है, तो 0.06 ये क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव 0 एरर हो गया। निगेटिव 0 एरर कब होता है, जब वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल है उसका 0 जो है मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में होता है, तो ऐसे में क्या कहते हैं इसको, इस एरर को हम लोग कहते हैं निगेटिव एरर। और इसको हमको क्या करना पड़ता है ना, माइनस करना पड़ता है। एक्चुअली में जो एरर है ना, देखो यहाँ से यहाँ के बीच में है, यहाँ से यहाँ के बीच में एरर है, तो ये एरर निकालने के लिए फिर यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 5th डिवीजन है, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव 0 एरर होगा। और ये नेगेटिव 0 एरर कैसे लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और माइनस साइन के साथ P, यानी कि 5th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 0.05, तो -5 -0.05। तो यहाँ पे दो तरह के एरर होते हैं, पॉजिटिव 0 एरर होता है और निगेटिव 0 एरर होता है। और किस वजह से हुआ वो भी आप समझ गए कि दोनों जॉज को जब हम मिलाते हैं तो दोनों जॉज क्या है, एक साथ अगर हम इनको मिला रहे हैं तो जो वर्नियर स्केल का 0 है वो इसके मेन स्केल के 0 के साथ कॉन्साइड करना चाहिए। फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, हम जब कैलकुलेट करेंगे करेक्ट रीडिंग को, तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग यानी जिसके ऊपर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, -0 एरर करेंगे। अब माइनस रखते हैं 0 एरर, प्लस रहेगा तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस रहेगा तो वो 0 एरर क्या हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। तो जो ट्रू लेंथ होती है ऑब्जर्व्ड रीडिंग -0 एरर करते हैं। और ऑब्जर्व्ड लेंथ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, साथ में P इंटू लिस्ट काउंट लेंगे। और P क्या होता है, पिथ डिवीजन होता है किसका, वर्नियर स्केल का, जो कॉन्साइड करता है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो अभी हम लोगों ने देख लिया वर्नियर कैलिपर को, अभी हम लोग देखने वाले हैं स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज जो है ना, स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए उसका नाम ही है स्क्रू गॉज। अब इसमें ये करता क्या है कि ये मेज़र करता है डायमीटर वगैरह, या मेटल की शीट वगैरह पतले हैं तो उनका जो है आपका थिकनेस नापता है, या फिर जो है डायमीटर वगैरह जो है उसको नापता है, वो भी वायर वगैरह के। यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से ज़्यादा है लेकिन वो बहुत माइनर नापता है। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, स्क्रू पे ही काम करता है इसीलिए। और ये जो है कि पिच स्क्रू का जो है वो क्या होता है, पिच यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अलोंग इट्स एक्सिस इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक बार कंप्लीट रोटेशन पे ये कितना आगे बढ़ रहा है, ये इसका पिच है। और लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन आपका ये सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मान लो कि ये 1 मिलीमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है, 1 mm जा रहा है, और आपका सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन अगर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। तो तुम देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये मेजर कर रहा है आपके डिस्टेंस को, डायमीटर को या फिर थिकनेस को। फिर यहाँ पे ये डायग्राम है, ये रैशेट है, रैशेट से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर में ही ये नट लगा हुआ है। ये जो ए वाला पोर्शन है और ये जो बी वाला पोर्शन है, ये बी वाला तो देखो इस हॉलो सिलेंडर के साथ लगा हुआ है, रैशेट इसको और क्या करेगा, अंदर करेगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ये फिक्स है, ये यू फ्रेम है इसका, ये यहाँ पे फिक्स है, और ये वाली चीज़ जो है ना इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब इसको रैशेट को हम घुमाते जाएंगे, तब तक घुमाते जाएंगे जब तक आके इसको ये होल्ड ना कर ले। और जब टाइटली होल्ड करेगा ना तो आवाज़ आती है थोड़ी सी, ठीक। जब जेंटल आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, जेंटल फोर्स लगा हुआ होता है, हल्की सी आवाज़ आएगी, फिर क्या कर देना है, रुक जाना है। तो स्टड और स्पिंडल, इसका नाम स्टड है, इसका नाम स्पिंडल है, इसके बीच में आके फिक्स हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये मेन स्केल है या फिर पिच स्केल है, और ये ना यही वो लाइन है जिसको हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे आके इस स्केल के साथ यानी सर्कुलर स्केल के साथ कॉन्साइड कर रही है। ये जो इंडेक्स लाइन है, बेस लाइन है, कुछ भी कह लो, या पिच स्केल है, ये जो आपका ये जो लाइन है ना, ये आके इस वाले सर्कुलर स्केल वाले के साथ आपका जो है
कॉन्साइड करती है, तो वहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे उसमें भी दो स्केल था, हम लोगों में देखा था एक वर्नियर कैलिपर में, एक आपका मेन स्केल था, एक आपका वर्नियर स्केल था। तो यहाँ पे भी देखो ये आपका मेन स्केल है और ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग जो है कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हमको ऑब्जर्व करना है डायमीटर, इसका अगर डायमीटर हम लोगों को निकालना है तो सेम फॉर्मूला उसी की तरह है, वर्नियर कैलिपर की तरह, मेन स्केल की रीडिंग और साथ में P इंटू लीस्ट काउंट, यानी P कौन सा होगा, वो डिवीजन इसका जो इसके साथ मेन स्केल के साथ क्या करेगा, कॉन्साइड कर रहा होगा, P इंटू लीस्ट काउंट रखेंगे। ट्रू रीडिंग क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग में से हम लोग जीरो एरर घटा देंगे। यहां पे भी जीरो एरर होता है। तो कैसे जीरो एरर होता है, मान लो जैसे ये इंडेक्स लाइन है, अब इंडेक्स लाइन यहाँ पे जीरो है। अब उस स्केल में भी हमने देखा था कि जब हम दोनों जॉस को मिला रहे हैं तो जो मेन स्केल का जॉ है और इसका जो आपका मूवेबल स्केल का जॉ है, दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों का जीरो कॉन्साइड करना चाहिए। तो अगर लेफ्ट और राइट में चाह रहा था तो हमने देखा था वहां पे भी पॉजिटिव निगेटिव एरर हो रहा था। तो यहां पे भी देखो इसका जो जीरो है ना, इसके जीरो के साथ मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो, ये दोनों साथ में कॉन्साइड करने चाहिए। तो ये दोनों अगर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं और ये बिलो है, अगर दिख रहा है बिलो है तो पॉजिटिव एरर, और अगर यही अबव है तो कैसा एरर, निगेटिव एरर, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हाँ, तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी तरीके से जैसे उस वाले में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर, उसी तरीके से आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला डिवीजन उसके साथ मैचअप कर रहा है। तो मान लो यहां पे 5 मैचअप कर रहा है तो 5 इंटू 0.001 हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव की कितनी एरर आ जाएगी, 0.005 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखो मैंने हल्का सा बनाया हुआ है, अब यहाँ पे जीरो बेस लाइन का अंदर को जा रहा है ना, और जीरो जो है कहाँ है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल का ऊपर को लाई कर रहा है। कहाँ को लाई कर रहा है, ऊपर को लाई कर रहा है। तो ये एरर कैसा हो जाएगा, आपका निगेटिव एरर हो जाएगा। तो इसमें भी उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। टाइम की मेज़रमेंट के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, स्टॉप क्लॉक का, या फिर हमारे घर में घड़ी वगैरह लगी रहती है। तो चलो हम एक सिंपल पेंडुलम के मदद से जो है कि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं उसका। तो यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि एक हैवी पॉइंट मास बॉब होता है ना, वो सस्पेंडेड रहता है एक स्ट्रिंग से, और ये जो आपका जो धागा होगा ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब ऐसा नहीं कि खिंचा जाए, मतलब इसके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी हो, ठीक है। और ये मासलेस बिल्कुल हल्का होना चाहिए ऐसा। और ये बॉब जो है ना, ये बॉब के पास मास होना चाहिए, मतलब या तो आप आयरन का बनाओ या फिर ब्रास का होना चाहिए, ये हैवी होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से हमारा होगा, और एक तरफ जो है कि हम इसको स्विंग करेंगे, फिर वो दोनों तरफ अपना आना जाना शुरू करेगा। ये टू एंड फ्रो मोशन में करेगा। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, तो जो टाइम पीरियड है, अब ये देखो टर्म्स इससे रिलेटेड है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन उसने किया। तो मान लो अगर आप कि उसने एक टी टाइम में जो है कि एक ऑसिलेशन किया, मेरे को ये टी की वैल्यू नहीं पता, तो टी टाइम में उसने एक ऑसिलेशन किया, तो एक सेकेंड में, टी की जगह हम क्या लिखने वाले, एक सेकेंड, टाइम टी मेरे को नहीं पता। तो अगर एक सेकेंड में हमको निकालना होगा तो एक सेकेंड में उसने कितना ऑसिलेट किया, 1/t ऑसिलेशन किया। अब देखो ये जो 1/t है ये क्या है, ऑसिलेशन पर सेकेंड है, और ऑसिलेशन पर सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/f। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। ये रिलेशनशिप भी हमको यहीं से मिलता है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये मीन पोजीशन है इसका, तो मीन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम तक वो जा रहा है आपका बॉब, यही जो है आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड। फिर उसके बाद इफेक्टिव लेंथ अगर हमको लेना हो पेंडुलम का,
तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग कहाँ से लेंगे, जहाँ से हमने इसको बांध रखा है वहाँ से बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, ये पूरा ये इसका रेडियस भी हमको क्या करना होगा, लेना होगा इफेक्टिव लेंथ में। ठीक है, ये हम लोग इसका रेडियस भी मेजर करेंगे। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड इसके लिए, तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बनाया हुआ है। हम इस एक्सपेरिमेंट को कम से कम कितनी बार कर रहे हैं, 6 टाइम्स कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनमें जो लेंथ है ना इसका आपके पेंडुलम का, पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है उस लेंथ को हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से लेंगे, अलग अलग लेंथ पे हम लोग इसको ऑसिलेट करवाएंगे। और ऑसिलेशन हम लोगों ने कितना रखा है, 20 ऑसिलेशन का हम लोग टाइम जो है स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पहली बार लेंथ हमने लिया, ये सारे लेंथ कितने हैं, सेंटीमीटर में है। 25 सेंटीमीटर पे जब लिया तो 20 ऑसिलेशन कितना लगा आपका, 20 ऑसिलेशन करने में 20 सेकेंड लगा। तो 20/20 कितना आया, 1 सेकेंड, ये इसका आ गया टाइम पीरियड। फिर उसके बाद हम लोगों ने 36 सेंटीमीटर का लेंथ लिया तो 20 ऑसिलेशन में 24 लग रहा है, तो यानी कि 1.2 सेकेंड लग रहा है। 1.2 सेकेंड इसका क्या आ जा रहा है, टाइम पीरियड आ जा रहा है। तो टाइम पीरियड बढ़ते बढ़ते देखो, जब हम यहाँ पे देखो हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं ना, 5 का स्क्वायर लिया है, फिर 6 का लिया है, फिर 7 का लिया, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। ठीक है, स्क्वायर लिया हुआ है हमने। तो अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो पहले से लास्ट वाले में देखो क्या हो रही है, डबल हो जा रही है। और वो डबल कब हो रही है टाइम पीरियड, जब लेंथ देखो आप फर्स्ट से लेके लास्ट 6th वाले को देखो 4 टाइम्स कर दे रहे हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, या फिर कह सकते हो टी स्क्वायर, है ना, ये रूट इधर चला जाएगा तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और यहाँ पे देखो आप, तो आपको L/T² कैसा मिलना चाहिए, ये आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए। और देखो हर जगह पे देखो L/T² की वैल्यू क्या आई, कैसी आई है, कांस्टेंट आई है। फिर इसके बाद आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, आप चाहो तो। लेंथ इधर लेना है आपको, ठीक है, लेंथ इधर लेंगे और ये टाइम इधर ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका T² L का आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाओगे तो आपको जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इस तरह का। फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो हमने देखा अभी यहाँ पे कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप देखो यहीं पे देख लो, जैसे जैसे लेंथ घटता चला जाएगा तो टाइम पीरियड भी वैसे वैसे घटता चला जा रहा है। और जैसे जैसे लेंथ हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो टाइम पीरियड भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। फिर यहाँ पे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। तो ये G किसके लिए है, ग्रेविटी के लिए। तो अगर माउंटेन्स वगैरह पे आप जाते हो तो वहां पे G की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो इसीलिए जो टाइम पीरियड है पर ऑसिलेशन का वो इंक्रीज कर जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो जो टाइम पीरियड है ना, डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे क्रॉस लगा है, डज नॉट डिपेंड, ये मास के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस मटेरियल के ऊपर जो हमने यूज किया हुआ है बॉब वगैरह, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती कि इसका मास कितना है। और इसके साथ साथ एक्सटेंट ऑफ स्विंग पे भी ये डिपेंड नहीं करता, मतलब कि आप कितना ज्यादा इसको स्विंग करवा रहे हो इस तरफ या उस तरफ, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 2π√L/G, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसके अलावा भी लिख सकते हो आप, अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों साइड तो मिलेगा आपको T² इज इक्वल टू 4π²L/G मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा कब, ये आपको मिलेगा जब आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे। अब यहां पे देखो एक चीज है कि जो पेंडुलम हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, ठीक है, या फिर वॉच वगैरह में जो इस्तेमाल होती है ना, वो इस तरह की सिंपल पेंडुलम नहीं होती है। वो किस तरह की पेंडुलम होती है, वो कंपाउंड पेंडुलम होती है। और कंपाउंड पेंडुलम कैसी होती है, कंपाउंड पेंडुलम, ये क्या है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये जो है आपका
मूव करती रहती है ना, जिसे जो एक्सिस उसको पास करता रहता है उस एक्सिस पे ये क्या करती है, मूव करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है। और तो ये कंपाउंड पेंडुलम होता है। और वो हमारे घर वाले में जो पेंडुलम है उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, उसका टाइम पीरियड जो है आपका 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड क्यों है, क्योंकि वो 1 सेकेंड लेती है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में, यानी यहां से यहां जाने में कितना लगता है उसको, 1 सेकेंड लगता है। तो यानी जो घर वाला है, घर वाला कैसा है हम लोगों का, सेकेंड्स पेंडुलम है। किस तरह का पेंडुलम है वो, सेकेंड्स पेंडुलम है। तो इसीलिए इसका टाइम पीरियड भी कैसा है, 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ओवर होता है और फर्दर आप न्यूमेरिकल के लिए दूसरे वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपडेटेड है।